नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्दकोश के इस पहले वेबिनार में। मैं हूं स्वाति लूथरा, ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्दकोश के लिए डिजिटल मार्केटिंग देखती हूं। इस वेबिनार में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के डिजिटलाइजेशन यानी अंकरूपण के बारे में। आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि कुछ साल पहले कंप्यूटर आए थे तो वह केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध थे और इसीलिए आम लोग इसे पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे एक लहर चली मोबाइल फोन्स की और यह हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होने लगे। फेसबुक, गूगल जैसी कई ऐप्स हिंदी में आने लगी और हिंदी टाइपिंग फीचर भी बहुत कामयाब रहा। इसकी वजह से अब हर जन इसे आसानी से अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकता है। कभी सोचा था हमारी माएं जो टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हुआ करती थी, आज अपनी फेसबुक की डीपी हर रोज बदल लेती है। इसमें हिंदी का भी अपना योगदान रहा है। हमारे पैनलिस्ट श्री विवेक त्रिपाठी जी, जो ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्दकोश में भाषा विशेषज्ञ हैं और पेशे से आकाशवाणी मुंबई के उद्घोषक हैं, आज बात करेंगे हिंदी भाषा के डिजिटलाइजेशन के बारे में। और साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे इस डिजिटलाइजेशन की वजह से युवाओं में हिंदी के प्रति एक नई रुचि आई है और व्यवसाय के नए अवसर भी मुहैया हुए हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे साथ श्री विवेक त्रिपाठी जी का। धन्यवाद स्वाति, और धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर वेबिनार में हमसे जुड़ाव ये रखा है। मैं सभी उन विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का या हिंदी प्रेमियों का, और आज क्योंकि शिक्षक दिवस है तो हिंदी शिक्षक का और सभी फील्ड में जो टीचिंग का काम कर रहे हैं उनका स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के डिजिटलीकरण के बारे में, जिसके अंतर्गत मैं बात करूंगा अंकरूपण अर्थात डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के अंतर के बारे में। दूसरा, हिंदी का व्यवसाय किस प्रकार डिजिटलाइजेशन की वजह से सामने आया। तीसरा, मानकीकरण, लोक भाषा में विस्तार कैसा हुआ। भाषा शिक्षण कैसी है, अगर हम किसी नॉन नेटिव स्पीकर को अगर हम समझाना चाहते हैं, हिंदी सिखाना चाहते हैं, तो किस तरह की प्रक्रियाएं हैं और उसका डिजिटलाइजेशन की वजह से कितना व्यापक रूप सामने आया है। और सबसे आखिरी में, हिंदी में रोजगार, किस तरह के रोजगार सामने आए हैं डिजिटलाइजेशन होने की वजह से। तो इन सारे विषयों पे बात होगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिजिटलाइजेशन पे बात करें, इससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि डिजिटलाइजेशन होता क्या है। दो शब्द होते हैं, पहला होता है डिजिटाइजेशन और दूसरा होता है डिजिटलाइजेशन। उदाहरण से अगर मैं शुरू करूं तो अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, अगर आप डिजिटाइजेशन की बात करें या डिजिटलाइजेशन के अंतर के बेसिस पे बात करें, तो सबसे पहले अगर आप कोई संविधान की किताब या कोई भी किताब पढ़ते हैं तो एक फिजिकल फॉर्मेट का रूप होता है, वह कहलाता है फिजिकल फॉर्मेट। फिर एक होता है डिजिटल फॉर्मेट। कहने का अर्थ है कि अगर उस किताब का मैं पीडीएफ बनाता हूं तो वह एक डिजिटाइज्ड फॉर्मेट है, अंक रूपित फॉर्मेट है। डिजिटाइजेशन और अंकरूपण किसी भी जानकारी को जो पेपर में या किसी फिजिकल मीडियम में उपलब्ध है उसे डिजिटल प्रारूप में लेके आना, यह प्रक्रिया कहलाती है डिजिटाइजेशन। अब हमारे पास किताब पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई, अब क्या? अब होता है उसका डिजिटलीकरण, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिस सॉफ्टवेयर की वजह से हम उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो जब एक विशिष्ट कार्यों को सरल बनाने के लिए, पढ़ने की क्रिया को सरल बनाने के लिए हम किसी डिजिटल प्रारूप का, पीडीएफ का प्रयोग करते हैं, तो वह जो प्रोसेस होता है वो डिजिटलाइजेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में डिजिटलीकरण कहा जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटलीकरण, अर्थात डिजिटल रूपांतरण और डिजिटलीकरण में क्या अंतर है। तो लगभग ये सेम ही है, लगभग समान ही है। बस अंतर इतना है कि एक मशीन का पुर्जा है और एक मशीन। तो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का, जिसमें हिंदी या हिंदी से जुड़ी या डिजिटाइज्ड फॉर्मेट की कोई वस्तु है, उसका कोई व्यापारिक अनुप्रयोग करें, कोई प्रयोग करें जिसमें व्यापार जुड़ा हुआ हो, और उस प्रयोग से डिजिटल डेटा क्रिएट करें, उस डिजिटल डेटा को भी हम पढ़ें, समझें कि किस प्रकार की रुचियां हमारे पाठक में हैं, या किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन निकालें, तो वो एक पूरे प्रोसेस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अर्थात अब मुझे उस व्यक्ति के पास जाके ये नहीं पूछना कि ये तुम्हें किताब पसंद आई या नहीं आई। अब मुझे उस डेटा के आधार पे ही निष्कर्ष निकाल लेना है कि हाँ, ये किताब बहुत अच्छी थी क्योंकि इतने लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो आप देखें, डिजिटाइजेशन अंकरूपण, डिजिटलाइजेशन डिजिटलीकरण और डिजिटल रूपांतरण अर्थात डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है, पर डिजिटलीकरण और डिजिटल रूपांतरण लगभग समान होते हैं। अब आते हैं बात करने की इसका परिणाम क्या हुआ। इसका सबसे बड़ा परिणाम जो हमारे सामने दिखाई देता है वह यह है कि व्यवसाय के तौर पे
जो भाषा का रूपांतरण सामने आया, डिजिटलाइजेशन सामने आया, वह 3 आयाम पे दिखाई देता है। पहला है अनुवादिक तौर पे, दूसरा सोशल मीडिया तौर पे और तीसरा ब्लॉगिंग के तौर पे। मैं आपसे एक रिपोर्ट साझा करना चाहूंगा कि रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार आज भारत में 10 करोड़ लोग फेसबुक से जुड़े हैं, 3.3 करोड़ लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं और 22 करोड़ लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। इतने सारे यूजर्स इंटरनेट से जुड़ करके कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी भाषा का हो, चाहे वो दूसरी भाषा का हो। फिर एक स्टेरियोनॉमिक्स करके एक संस्था है जो सामने आती है और वह 8 भाषाओं पे शोध करती है, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी है, बंगाली है, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि 8 भाषाएं हैं। और उन्होंने अपने शोध से हमें ये बताया कि सोशल मीडिया पे जितने भी संदेश हैं जो साझा किए जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा साझा की जाने वाली भाषा है हिंदी। तो अर्थात सभी भाषाएं एक तरफ और हिंदी एक तरफ। इसके अतिरिक्त अगर मैं ब्लॉगिंग या अन्य साधनों की बात करूं तो 2003 के दौरान आपने देखा होगा हिंदी विकिपीडिया का भी आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त 2007 में गूगल समाचार सेवा का पदार्पण किया गया और इसी बीच में हमें हिंदी में जीमेल भी प्राप्त होता है। तो आप देखिए हिंदी में कितनी तरह की क्रियाकलाप हैं, कितनी तरह की चीजें हैं जो कार्यान्वित की गई, क्योंकि लोग चाह रहे थे वैसा। जो ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोग हमसे या हिंदी के जरिए सोशल मीडिया से या ब्लॉगिंग साइट से जुड़ रहे हैं। अब मैं एक एक करके थोड़ा तीनों पे प्रकाश डालता हूं कि अनुवाद होता क्या। अनुवाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे तकनीकी अनुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद, कानूनी अनुवाद, वित्तीय। तो आप जो भी हमें सुन रहे हैं इस वेबिनार के जरिए, जो भी इनमें से कोई विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके बाद में पूछ सकते हैं। तो अनुवाद के विभिन्न प्रकार होते हैं, वे जानना चाहते हैं कि किसमें क्या होता है तो वे सवाल अंत में पूछ सकते हैं। तो व्यवसाय के तौर पे भाषा का जो रूपांतरण आया वो यह आया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो भी बात कही गई है, जैसे मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, तो उस विलियम वर्ड्सवर्थ को मुझे पढ़ने के लिए क्या मुझे अंग्रेजी आनी जरूरी है? नहीं। उस केस में उसका साहित्यिक रूपांतरण किया जाएगा और उसके जो भाव हैं, जिसे हम भावानुवाद कहते हैं, वो भावानुवाद लेकर के कोई हिंदी का ट्रांसलेटर, हिंदी का अनुवादक हमारे सामने आएगा और उसे मैं एज अ श्रोता, एज अ दर्शक, एज अ पाठक पढ़ सकता हूँ। दूसरा है सोशल मीडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी अभी दी। इसके अतिरिक्त जो सॉफ्टवेयर की दुनिया पे एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें हिंदी कीबोर्ड आया, हिंदी में सर्च आया। अब जैसे आप दूरदर्शन अगर अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं तो दूरदर्शन, दूरदर्शन के लाभ, दूरदर्शन शाप या वरदान, अन्य तरह की इंडिकेशन, कई तरह के हिंट आपके सामने सॉफ्टवेयर के थ्रू सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं। तो हिंदी का सर्च में बढ़ोतरी हुई, हिंदी के कीबोर्ड सामने आए। खास तौर से जो मैं बात करना चाहूंगा वो हिंदी का यूनिकोड आया। मतलब अब हिंदी को दूसरी भाषाओं के साम्य रखते हुए अब उनके यूनिकोड विकसित किए गए। अर्थात अगर मुझे तकनीकी लिखना है तो तकनीकी मैं हिंदी में लिखूंगा, वह एक यूनिकोड में कन्वर्ट होगा। उस यूनिकोड का प्रयोग करके मैं उसे कृति देव या अन्य किसी फॉन्ट पे एक प्रॉपर, सुंदर और दिखने वाली हिंदी लिख सकता हूं। इसके अतिरिक्त हिंदी वॉइस सर्च भी एक बहुत बड़ा योगदान था व्यवसाय के तौर पे। फिर तीसरा आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में अगर आप देखें तो टम्बलर, वर्डप्रेस, ब्लॉगस्पॉट, मीडियम, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पास लोग ना केवल अपनी बातें लिख सकते हैं, बल्कि जो एक ट्राई एडिक पॉइंट है, जैसे आप देखें कि एक समय ऐसा था कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनका ही वर्चस्व था। फिर एक सोशल मीडिया आया जिसने इनके वर्चस्व को चुनौती दिया। तो जो एक ट्राई एडिक पॉइंट था, सूचना का, शिक्षा का, मनोरंजन का, उन तीनों आयामों पे लोग लिखने लगे और लिखने का सहारा था ये ब्लॉग। तो लोग टम्बलर में लिखने लगे, वर्डप्रेस में लिखने लगे, ब्लॉग स्पॉट में लिखने लगे, मीडियम में लिखने लगे। और एक बहुत बड़ा ब्लॉगिंग का उदाहरण है हिंदी का ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरीज, जिसमें बहुत सारे भाषाविद हैं, भाषा के एक्सपर्ट हैं जो अपनी बातें तकनीकी तौर पे और आम तौर पे दोनों तरीके से लिखते हैं। तो हिंदी के ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरीज में भी आप आके कई तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो ये 3 व्यवसाय हैं जो रूपांतरण की वजह से हमारे सामने आती हैं। इसके बाद आया है जो लोक भाषा का एक सृजन हुआ। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आप देखें न केवल हिंदी का, बल्कि हिंदी बेल्ट का। अब उस हिंदी बेल्ट में ब्रजभाषा भी आती है, बुंदेली, बघेली, अवधी, उन सभी भाषाओं का, जिसे आप लोक भाषा कह सकते हैं संविधान के स्तर पे, उन सभी भाषाओं का एक बहुत बड़ा विकसित रूप हमारे सामने आया, जो नहीं हो सकता था अगर हिंदी का डिजिटलाइजेशन नहीं होता। जैसे कि अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी करके एक बहुत बड़े भाषाविद हैं, वे अवधि पे एक
ब्लॉग चलाते हैं। उसी तरह भोजपुरी पे एक जय भोजपुरी ब्लॉग चलता है, ब्रज पे एक ब्रज की बोली चलता है। तो आप देखें ये सारी लोक भाषाएं जो हैं, ये इनका सृजन इस तरह से विकसित रूप में हमारे सामने इसलिए आ पाया क्योंकि ये चीजें सोशल मीडिया या इंटरनेट तक पहुंची। अगर ये नहीं पहुंच पाती तो हमें यही लगता कि बुंदेली या ब्रज जो है वो एक ब्रज एरिया की ही डायलेक्ट है या उसी एरिया की एक भाषा है। पर मैं इन सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह के पेज बना करके ऐसी एक्टिविटी की, ऐसे स्टेप लिया, एक जो न केवल मुबारकबाद के काबिल है बल्कि शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा कि इस वजह से ब्रज से या ब्रज को पसंद करने वाले, अवधि को पसंद करने वाले लोग जुड़े। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी जो है इन सभी का रूप है। जैसे कि अगर मैं तुलसी को अलग कर दूं, तुलसी अवधि के हैं, तो तुलसी की अवधि अलग कर दूं तो हिंदी में से तुलसी अलग हो गए। सूरदास को अलग कर दूं तो ब्रज अलग हो गया, मीरा को अलग कर दूं तो राजस्थानी अलग हो गई, मैथिली अलग कर दूं तो हिंदी इन सभी के संयोग से, इन सभी के योग से बनती है। तो ना केवल हिंदी का विकास इन लोक भाषा की वजह से हुआ बल्कि इन लोक भाषा से लोग जुड़े क्योंकि डिजिटलाइजेशन का माध्यम या इंटरनेट का माध्यम हमारे सामने दिखाई दिया। इसके बाद तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल वॉइस सर्च और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्टिविटी ली गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा साधारण सा, मैं क्योंकि ट्रांसलेटर हूं तो हम ये उदाहरण हम सबको देते हैं कि जैसे संतोष आम खाता है। अब संतोष एक व्यक्ति है, वह मैंगो यानी आम खा रहा है, लेकिन यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ खता लिखा हुआ है जो खाता होना चाहिए। तो आप देखिए अगर इसका ट्रांसलेशन होता है तो गूगल में ट्रांसलेशन हमें दिखाई देता है कि सेटिस्फैक्शन इज अ जनरल अकाउंट, जो टोटल गलत है। जनरल अकाउंट एक बैंक से रिलेटेड टर्म है और सेटिस्फैक्शन जो है एक करेक्टरिस्टिक है, जबकि दोनों से मेरा लेना देना नहीं है। इस सेंटेंस को कहने पे संतोष एक व्यक्ति है, वह आम खाता है। तो इसे सुधारने के लिए कि किस प्रकार का निर्णय ले सके मशीन या किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसमें मशीन लर्निंग जैसी टेक्निक सामने आई जो मानकीकरण अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन का काम करी। उसमें मशीन लर्निंग जिसे हम हिंदी में यंत्र अधिगम कहते हैं, उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसमें उस माध्यम को समझा गया कि क्या अर्थ है, उसका क्या भाव है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया गया। इसके अतिरिक्त आप देखें एक वर्तनी के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि जैसे आपको जिंदगी लिखना है कि जिंदगी लिखना है, आपको गई लिखना है या ग ई की मात्रा लिखना है। अब आप इन दोनों में अगर ध्यान दें तो जो पहला है जिसमें ये लिखा गया है वो अमान्य है, ग ई जो है वो मान्य है। इसमें कोई तर्क नहीं है कि ये क्यों सही है या वो क्यों गलत है। पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राजभाषा आयोग ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि कौन सा शब्द मान्य होगा, कौन सा अमान्य होगा, ताकि हिंदी का भी एक मानक रूप हमारे सामने आ सके। आगे मैं बात करता हूं साहित्यिक रूपांतरण और अन्य रूपांतरण के बारे में। अब आप देखें ये रूपांतरण ऐसा है कि ये एक सृजनशीलता का या रचनात्मकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण और मोटिवेशन हो सकता है कि अगर मैं बात करूं इस कविता की कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह हरिवंश राय बच्चन की कविता है, सब कोई जानता है। लेकिन उसके बाद लिखी गई जो वाक्य हैं या जो कविताएं हैं या जो छंद है, वह उनकी बनाई गई कविता का एक भावानुवाद है, वो एक साहित्यिक रूपांतरण है। तो हुआ क्या कि डिजिटलाइजेशन होने के वजह से इस तरह के रूप भी, इस तरह की रचनाएं भी, इस तरह की कृत्य भी, इस तरह के मोटिवेशन और इस तरह की एक्टिविटी भी लोग सामने दिखाने लगे। अर्थात अगर मैं इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, रह राह बनाकर चलती है जो कदमों का अनुबंध, ये कभी पास भी गुमसुम, पूरी कविता है ये। तो ये एक साहित्यिक रूपांतरण है जो समझा गया भाव जो कविता में कही गई है और उसे फिर एक भाव के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया। तो एक साहित्यिक रूपांतरण भी बहुत बड़ा उदाहरण है डिजिटलाइजेशन का। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई, जैसे कि नीलेश मिश्रा का यादों का इडियट बॉक्स, आरजे हैं और बहुत अच्छा उनका ये शो चलता है, या साउंड क्लाउड आप देखें, पॉडकास्ट देखें। तो पॉडकास्टिंग एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें मैं किसी भी विषय पे अगर कोई बात कहना चाहता हूं तो मैं उसे सिर्फ एक माइक उठाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा और मैं सामने लोगों के रख दूंगा। वो एक रिकॉर्डेड माध्यम होगा जिसे वो कभी भी सुन सकते हैं। वह हिंदी भी हो सकता है, वो अन्य भाषा भी हो सकती है। तो यह जो माध्यम आया पॉडकास्टिंग का, वो तभी आया जब इंटरनेट का दौर चालू हुआ है। चाहे वो टेड रेडियो आवर्स का हो, चाहे वो साउंड क्लाउड हो, और यादों का इडियट बॉक्स चाहे यूट्यूब में हो। तो यूट्यूब में आप अपना काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने हेडफोन लगाया और आप कहानियां सुनना शुरू कर दिए।
और ऐसा तभी हुआ क्योंकि ये रूपांतरण हिंदी का हमें ऑडियो के माध्यम में दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त जो मैं बात करना चाहता हूं वह है हिंदी भाषा शिक्षण और वैज्ञानिकता पे। अब होता क्या है, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी लैंग्वेज का ट्रेनर हूं, तो मुझे जिस प्रकार मैंने खुद हिंदी समझी है या हिंदी मैं जानता हूं, बोलता हूं, उस प्रकार से मैं सामने वाले के लिए हिंदी उस तरीके से नहीं परोस सकता। मुझे एक वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे कि एक सवाल होता है, सवाल इस बात का होता है कि अगर मैं उन्हें कोई लॉजिक समझाता हूं, तो एक वैज्ञानिक तरीका होता है कि मुझे उस सवाल को उनकी परिकल्पना में, वह परिकल्पना उनकी भाषिक परिकल्पना होती है। अगर वो कोरिया से आते हैं, जापान से आते हैं, तो उनकी भाषा में वह परिकल्पना किस तरह की दिखाई देती है, उस परिकल्पना में घुस के मुझे अपनी हिंदी का प्रयोग वहां करना पड़ता है, और उस प्रयोग के माध्यम से वो ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हिंदी में सोचना किस तरह से शुरू किया जाए। क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा को देखें तो ये 1-to-1 ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदी को वैज्ञानिक तरीके से सिखाने के लिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जैसे एक क्रिया है होना। होना क्रिया पहला लेयर है, दूसरा लेयर बनता है हो जाना, तीसरा लेयर बनता है ठीक हो जाना, खराब हो जाना, अच्छा हो जाना, बुरा हो जाना। तो आप देखें, अगर मैं उसे हो जाना वर्ब का जो सेंस है, उस क्रिया का जो सेंस है, अगर उसे अच्छे से समझा सकूं, तो वह उसकी परिकल्पना में घुस के उसका प्रयोग बहुत बृहद रूप में कर सकता है। तो हिंदी भाषा को अगर मैं इसे करिकुलम के माध्यम से समझाऊं तो ऐसे नहीं समझाया जा सकता। तो हिंदी भाषा, क्योंकि बॉलीवुड के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप देखें, कुमार विश्वास की वजह से गूगल हेडक्वार्टर तक पहुंची और लोगों को रुचि आई हिंदी सीखने में, समझने में, तो उन्होंने हिंदी सीखने के लिए अपना ट्यूशन लगाया या ट्रेनर लगाया, तो उनको सिखाने का तरीका भी डिजिटल माध्यम से एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त जो आखिरी सबसे ज्यादा जरूरी बात है वह है रोजगार को लेकर के, जिससे मेरे पास कई सवाल आते हैं कि हिंदी को लेकर के किस प्रकार का रोजगार किया जा सकता है। तो आप देखें, रोजगार दो तरीके के हैं, एक है सरकारी रोजगार और एक है गैर सरकारी रोजगार। अब डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो हिंदी के लोग केवल हिंदी अधिकारी, लैंग्वेज ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, अनुवादक, ये सब बन रहे थे, आज उनके पास कई सारे आयाम है जहां वो घुस करके अपना रोजगार कमा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है फिल्मी अनुवादक। इसमें समझाने का कुछ है नहीं कि अगर आप फिल्मों में अनुवाद कर रहे हैं, अर्थात कोई भी फिल्म अगर एवेंजर बनी हुई है, मुझे इसे हिंदी में देखना, तो एक अनुवादक की आवश्यकता है जो उन डायलॉग को हिंदी में लिख सके। इसमें से जो जो स्पेशल हैं, जैसे कि स्टोरी राइटर, कोर्ट बाइलिंगुअल इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और अनुवादक में एक अंतर होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हाथ खड़ा करके मुझे अंत में पूछ सकते हैं। हिंदी लिंग्विस्ट, करिकुलम डेवलपर। ये डेवलपर वो होते हैं कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, उनके लिए जो बच्चे हिंदी पढ़ेंगे वो हिंदी क्या होगी, उसमें क्या क्या चीजें जोड़नी है, क्या क्या चीजें हटानी है, यह भी एक हिंदी का लिंग्विस्ट या हिंदी का करिकुलम डेवलपर करता है। तो यह भी रोजगार जो है वह हिंदी न केवल बोर्ड के माध्यम से बल्कि जो ऑनलाइन माध्यम है उसमें भी सीखने के लिए करिकुलम जो बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में जाता था, उस कंपनी का मैंने खुद से एक करिकुलम बनाया था कि मुझे ये चीजें पढ़ानी है। उसके बाद आते हैं कंटेंट राइटर, जो पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में थे। वो आजकल आप देखें एक ऐसे ऐसे एप्स आ गए हैं कि आपको सिर्फ जानकारी जो राष्ट्रीय लेवल पे हो रही है, राजनीति लेवल पे हो रही है, वो बस नहीं जानना, मुझे फिल्मों में क्या हो रहा है, मुझे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, साइंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, यह भी जानना है। तो इसे लिखने के लिए किसी की आवश्यकता है, इसे देखने के लिए किसी की आवश्यकता है। तो लिखने वाला राइटर, पब्लिश करने वाला एडिटर और चेक करने वाला प्रूफ रीडर, ये सारे रोजगार हमारे सामने उन डिजिटल माध्यम की वजह से सामने आते हैं। फिर आखिरी में मैं बात करना चाहूंगा लोकलाइजेशन एडिटर के बारे में, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी विदेशी कंपनी है और भारत में आके निवेश करती है, तो उसे जिस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, वह अनुवादक नहीं होता, वह इंटरप्रेटर नहीं होता, वह कंटेंट राइटर नहीं होता, वह होता है लोकलाइजेशन एडिटर। जिसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर अमेजन जैसी कंपनी सामने आ रही है और वह भारत में निवेश करके भारत में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है, तो लोग उसे कल्चरल कंटेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने एक दोस्त को देखा, उसने अमेजन में जाकर के बेलन सर्च किया। अब आप सोचिए, रोटी बेलन बनाने वाला बेलन क्या सर्च किया जा सकता है? हाँ, सर्च किया जा सकता है, क्योंकि लोकलाइजेशन एडिटर ने मेटा डेटा क्रिएट किया हुआ है बेलन नाम का, जिसकी वजह से ये सारे चित्र या ये सारे प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। तो लोकलाइजेशन एडिटर, ये सभी रोल जुड़े हुए हैं आपस में, पर एक दूसरे से भिन्न भी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने डिजिटलाइजेशन से जुड़ी जो भी
जरूरी बातें आपके सामने रखी हैं। इनकी वजह से आपके अंदर कुछ कौतूहल हुआ होगा, आप से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताएं। मैं चाहूंगा कि मैं किसी भी इस तरह के वेबिनार में आपका भी उदाहरण लोगों को दे सकूं। तो धन्यवाद स्वाति। धन्यवाद विवेक, आपने हमें अपने विचार इतनी सरल भाषा में समझाए। तो दोस्तों, हम लोग बात करी कि कैसे हिंदी इतनी तेजी से ऑनलाइन की दुनिया में बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्दकोश हिंदी के डिजिटलाइजेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। हमने हिंदी के शब्दकोश के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए हिंदी शब्दकोश वेबसाइट मुफ्त में उपलब्ध कराई है। आप इसे hi.oxforddictionaries.com पर खोज सकते हैं व उपयोग कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर दाएं तरफ एक खोज बक्सा है, जहां आप देखेंगे मैं यहाँ बचत शब्द की खोज कर रही हूँ। आप देखेंगे कि इस शब्द से जुड़ी बाकी की सारी सूची हमें यहाँ पे दिख रही है। बचत शब्द से जुड़े सारे शब्द हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिख रहे हैं। मैं पहला शब्द खोजा। यदि एक शब्द के एक से अनेक अर्थ हैं, तो सभी वह सूची में यहाँ आपको दिख जाएंगे। आप शब्दकोश पे क्लिक करके दोबारा होम पेज पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट के और फीचर्स हैं। यदि आप हमारा मासिक सूचना पत्र अपने मेल बॉक्स में पाना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सूचना पत्र मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसे फेसबुक, ट्विटर या अपने जीमेल आईडी से लिंक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी में कौन से शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, यदि आप हिंदी के ट्रेंडिंग शब्द जानना चाहते हैं, वह भी हमारी वेबसाइट पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिख जाएंगे। हमारे साइट पे हर रोज एक वर्ड ऑफ द डे यानी हर रोज का एक दिन का शब्द होता है, जो आपको यहाँ दिख सकता है। यदि आप हिंदी सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास हिंदी सीखने के लिए ब्लॉग्स पढ़ के आसान भाषा में हिंदी सीख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये हमारे आसान भाषा के हिंदी के, इसमें हिंदी के व्याकरण संबंधित, हिंदी के भाषा ज्ञान संबंधित, शब्दावली, मुहावरे, हर तरह के ब्लॉग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यदि आप हमसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके हम सारे फेसबुक पेज को देख सकते हैं, जहाँ हम हर रोज हिंदी से जुड़ी कुछ ना कुछ अनुसूची आपको देते हैं। आप चाहे तो हमारा हिंदी का पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे हिंदी का पॉडकास्ट घर की मुर्गी दाल बराबर, जहाँ पर हमारी एक और भाषा विशेषज्ञ कृतिका जी बता रही हैं कि हिंदी भाषा कितनी सरल भाषा है और दिन भर में उपयोग करनी कितनी ही आसान है। यही नहीं, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश खाली हिंदी में ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यदि आप तमिल, तेलुगु या गुजराती की भाषा के साइट देखना चाहते हैं, तो आप इधर ऊपर के पैनल पे क्लिक करके उस भाषा की साइट को देख सकते हैं। अब समय है सवाल जवाब का सवाल लेना चाहूंगी विवेक। ये आपसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और हिंदी में पॉडकास्ट की, तो रेडियो भी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और वह कई सालों से है। तो क्या इसका मतलब डिजिटलाइजेशन नया दौर नहीं, काफी पुराना है विवेक? डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप डिजिटलाइजेशन देखें तो सबसे पहले हमें इसे अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो चीजें समझ में आती हैं। पहला डिजिटलाइज और दूसरा एशन, मतलब एक डिजिटल माध्यम के बारे में बात हो रही है। तो डिजिटल माध्यम वही माध्यम है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तो वह अन्य मीडिया हो जाता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज भी उद्घोषक रेडियो में उपलब्ध हैं, रेडियो उपलब्ध है, पर वो उद्घोषक जब रेडियो से निकल करके इंटरनेट में पॉडकास्टिंग करते हैं या यूट्यूब में कहानियां सुनाते हैं, तो उन्होंने एक डिजिटल माध्यम का सहारा लिया अपनी बातों को कहने के लिए। तो बात वही की जा रही है, कहानी वही सुनाई जा रही है, पर माध्यम अलग हो गया है। तो डिजिटलाइजेशन अगर बात की जाए तो यह माध्यम इंटरनेट से जुड़ा हुआ माध्यम है। तो इंटरनेट से चाहे टैबलेट जुड़ी हो, इंटरनेट से चाहे मोबाइल जुड़ा हो, उस मोबाइल के जरिए उसे माध्यम बनाते हुए कोई भी एक्टिविटी की जा रही हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो सिंपोजियम हो, चाहे वो अनाउंसमेंट हो, चाहे वो वेबिनार हो, वो सिर्फ हिंदी के डिजिटलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ही, अगर हिंदी में बात हो रही है वहां, अदरवाइज यह सिर्फ डिजिटलाइजेशन कहलाएगा। एक और श्रोता का सवाल लेना चाहूंगी। हिंदी में रोजगार की बात करी,
तो पहले के रोजगार और नए उपलब्ध हुए रोजगार के बारे में एक सूचीनामा बता सकती हैं? जी, मैं इससे जुड़ा हुआ मैंने एक ब्लॉग भी तैयार किया हुआ है जो जल्द ही लोगों को दिखाई देगा ऑक्सफोर्ड की ही वेबसाइट में। आप इस ब्लॉग में देखें तो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो हिंदी भाषा में रोजगार सामने आए हैं, वो सिर्फ 2 तरीकों से समझे जा सकते हैं। पहला है गैर सरकारी रोजगार और दूसरा है सरकारी रोजगार। सरकारी रोजगार तो पहले से, जब से मतलब मैं भी पैदा हुआ हूँ उससे भी पहले से हैं, जहाँ आपके पास एक हिंदी ऑफिसर है, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी असिस्टेंट है, लैंग्वेज ऑफिसर है और रेडियो स्टेशंस पे रेडियो जॉकी हैं। पर डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो चीजें सामने आई वह थी सबटाइटलर की जॉब, चाहे ट्रांसलेटर हो। अब आप देखें, ट्रांसलेटर, बस ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, ये 2 चीजें हैं जो डिजिटलाइजेशन की वजह से भिन्न भी हो गई। पहले हमें नहीं पता था कि ये दोनों चीजें भिन्न होती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कोट बाइलिंगुअल इंटरप्रेटर, आज के टाइम पे मेरे पास कम से कम 7 मेल तो इस बारे में आते हैं कि कोट बाइलिंगुअल की इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट है यूएस में या यूके में। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग वहां गए और कोर्ट में उनकी कोई भी, या समझ लें कोई भी एक्टिविटी चल रही है या कोई भी सेशन चल रहा है, वहां पास एक जज को समझाने वाला एक इंटरप्रेटर चाहिए। तो वह इंटरप्रेटर कोर्ट बाइलिंगुअल इंटरप्रेटर के पद से वहां बनाया गया और एक सप्ताह में कम से कम मेरे पास 7 से 20 जॉब इससे रिलेटेड आती हैं। इसके अतिरिक्त जो है करिकुलम डेवलपर यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, या गूगल का ही देखिए, गूगल में कई सारी क्लासेस कराई गई हिंदी को समझाने के लिए। अब अगर आप इसके बारे में ध्यान दें तो इसका कोई करिकुलम नहीं था कि सीबीएसई का बोर्ड हमें फॉलो करना है या आईसीएसई का बोर्ड फॉलो करना है या स्टेट का बोर्ड फॉलो करना है। तो वहां पास एक हिंदी ट्रेनर को जाकर के एक अपना खुद का करिकुलम बनाना था लोगों को समझाने के लिए। तो आप इनसे करिकुलम डेवलपर, इसके अतिरिक्त आप देखें आज प्ले स्टोर में, आपको मैं एक डेटा साझा करना चाहूंगा कि गूगल प्ले में डाउनलोड होने वाले ऐप में भारत का नंबर 1 स्थान है। मतलब सबसे ज्यादा ऐप भारत में डाउनलोड किए जाते हैं। तो अगर हम इस आंकड़े के हिसाब से चलें तो ऐसे भी ऐप हैं जो मेन स्ट्रीम, मुख्य लाइन की जो मीडिया है उससे अलग होकर के कोई समाचार हमारे तक पहुंचा रहे हैं। जैसे वो डायलेक्ट का समाचार हो सकता है, जैसे मुझे सिर्फ अवधि की चीजें पढ़नी है, या मुझे सिर्फ कोई मीडिया इंडस्ट्री में सबसे स्पेशल, मुझे साइंस से जुड़ा आदमी हूं तो मुझे उससे जुड़ी चीजें समझनी है। तो उस केस में भी बहुत सारे एडिटर, ब्लॉगर या कंटेंट राइटर हायर हुए जो सिर्फ डिजिटल माध्यम की वजह से ही हमारे सामने आते हैं। और लोकलाइजेशन एडिटर के बारे में मैंने विस्तार से बात की कि कोई कंपनी निवेश करती है तो वह भी कंपनी एक एडिटर को हायर करती है जो कीवर्ड, जो हिंदी कल्चरल कीवर्ड उनको समझ के सर्च में उसे मेटा डेटा में डाल सके। इस तरह के रोजगार हैं जो सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे सामने आज दिखाई देते हैं। जी स्वाति। विवेक, मंजीत जी आपसे ये पूछना चाहती हैं कि क्या कोई क्वालिफिकेशन है ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर होने की? जी, क्वालिफिकेशन तो है। वह क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए अगर आप एक ट्रांसलेटर बनना चाहती हैं। और इसके लिए आप इग्नू या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी, अगर आप कोई और डिग्री कर रही हैं, या आप किसी दिल्ली विश्वविद्यालय अगर आप जाके पढ़ सकती हैं तो वहां आप जाके एक डिप्लोमा 1 साल का कोर्स कर सकती हैं। क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो 2 वजह से आती है। पहला वजह ये होता है या तो उनको सरकारी नौकरी पे लेना, जैसे कि एसएससी में ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट आती है और उनका चयन किया जाता है। तो वहां पास आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे या जब आप सवाल सॉल्व करेंगी तो आपके पास एक डिग्री सामने होगी जिससे आप ये उन्हें कह सकेंगे कि हाँ, मेरे पास एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, जिसकी वजह से मैं ट्रांसलेटर के लिए ज्यादा सक्षम हूँ। परंतु प्राइवेट सेक्टर में अगर आए तो ऐसी कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अनुवाद के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं आपसे यहाँ साझा करना चाहूंगा, किसी भी इंसान को अगर तकनीकी अनुवाद करना है, या तकनीकी अनुवाद इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी, तो यह एक ट्रांसलेटर इंजीनियरिंग की फील्ड को उतना अच्छे से नहीं समझ सकता। जिसने इंजीनियरिंग की हुई और उसकी हिंदी खुद की भाषा है, मातृभाषा है, वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पास मुझे एक ट्रांसलेशन की डिग्री न होने की वजह से भी, क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो मैं तकनीकी अनुवाद कर सकता हूँ। तो प्राइवेट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर गवर्नमेंट के पोजीशन में आपको जाने के लिए इस तरह की रिक्वायरमेंट है। जी स्वाति।
धन्यवाद विवेक, बहुत अच्छा। मुझे खुद नहीं पता था कि हमारे पास ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं। थैंक यू। हमारे एक और श्रोता, हमारा ये सवाल है उनका कि जब हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसे भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दे दिया जाता? इसके अलावा इसे संयुक्त राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता क्यों नहीं मिल रही है? जिन्होंने भी यह सवाल पूछा, यह बहुत ही अच्छा सवाल है और हिंदी से जुड़े लोग इसके बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं और प्रयासरत हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। पर पर जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत या अवरोध यहाँ दिखाई देता है वह यह है कि जो भी लोक भाषा से जुड़े लोग हैं, उन्हें अगर आप यह कह दें कि ब्रज आपकी लोक भाषा है जिससे हिंदी बनी है, क्योंकि हम सूर को पढ़ते हैं हिंदी में ही, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सूर को अलग करके हम हिंदी पढ़ लें, मीरा को अलग करके हिंदी पढ़ लें, विद्यापति को अलग करके हिंदी पढ़ लें। नहीं, इनका संयोग ही हिंदी है। पर उनका ऐसा कहना है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से जो लोग सामने आए, जो संख्या सामने आई, वह इतनी ज्यादा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के समय में यह कहा जाता है कि भोजपुरी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, मतलब सबसे ज्यादा बढ़ने वाली लैंग्वेज है। तो क्या जब भोजपुरी का इस तरह का ग्रोथ देखा जा रहा, तो क्या 10 साल बाद अगर हिंदी के 44% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, वह भोजपुरी के बराबर अगर हो जाए, तो क्या हिंदी की गणना और भोजपुरी की गणना एक स्तर पे नहीं हो जानी चाहिए? यह उनका तर्क होता है। पर इसके हमें एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि हमें एक और भाषा जिसका हमने विस्तार किया, विकसित किया उसे, वह लोगों तक पहुंचेगी। और इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर हम किसी अन्य भाषा को इस तरह से स्वीकारते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो बनाया गया था वर्गीकरण, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने बनाया था और उनका हिंदी के लिए इतना बड़ा योगदान है। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े हैं और आपको पता चलेगा, ये वही हैं जिन्होंने तुलसीदास को शेक्सपियर कहा और आज हम उसका गाना गाते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा कहा और ऐसा है। तो आप देखें, उनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को लेकर के, और उन्होंने ऐसा वर्गीकरण किया था। और उस वर्गीकरण के आधार पे संविधान में ऐसी चीजें लिखी गई कि अच्छा, ये डायलेक्ट्स होंगे, ये लोक भाषाएं होंगी। तो लोक भाषाओं को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हिंदी कमजोर होती है, और अगर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए तो लोक भाषा वाले ये कहते हैं कि हिंदी को ही क्यों आप बढ़ावा दे रहे हैं? 44% लोग हैं, 50% नहीं है। बंगाली हो सकती है राष्ट्रभाषा, मैथिली हो सकती है राष्ट्रभाषा, या अन्य कोई लोक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। तो इन सारे अवरोधों की वजह से, क्योंकि हम एकजुट नहीं है, हमारे बीच में एकता नहीं है, इस वजह से हिंदी खामियाजा भुगत रही है कि 44% होने के बावजूद हम हिंदी को सिर्फ राजभाषा बना पाए हैं, राष्ट्रभाषा नहीं। परंतु उम्मीद करता हूं अगर जो मैंने समझाने की कोशिश की है इसे लोग समझेंगे, क्योंकि आप देखें जर्मनी की भाषा जर्मन है, चाइना की भाषा चाइनीज है। एक भाषा ही ऐसी, अफ्रीका आज इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनकी भाषा कोई खुद की भाषा नहीं, वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो भाषा का कितना बड़ा योगदान होता है एक नेशन के, एक राष्ट्र के ग्रोथ करने में। यह इस बात से निर्धारण करता है कि जब अमेरिका के पास अंग्रेजी है और वह अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, यूके वाले, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, उन्होंने अपनी इंग्लिश बनाई जिसे ब्रिटेन इंग्लिश कहा गया। तो सब राष्ट्र ने अपनी भाषा को एक राष्ट्र के उत्थान का माध्यम समझ के एक रूपता दिखाते हुए भाषा को चुना। जब तक हम इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, अपने विद्रोहियों को यह समझा नहीं पाएंगे कि हिंदी भाषा का राष्ट्र उत्थान से सीधा लेना देना है, तब तक हम हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में ही देखेंगे, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे तरफ से रखी गई सारी चिंताएं लोगों को समझ में आई होंगी और वह इस बारे में सोचेंगे कि हिंदी सिर्फ हिंदी का ग्रोथ नहीं है, राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें एक भाषा की जरूरत है। और हिंदी क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। जी स्वाति। थैंक यू विवेक, मैं आपसे सहमत भी हूँ, लेकिन मैं उसके अलावा मेरा मेरा नज़रिया थोड़ा सा आपसे अलग है, भिन्न है। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे हम कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस वो मेड इन चाइना जरूर होता है, लेकिन जब वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो 2 भाषाएं या 3 भाषाओं में लिखते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए एक अंग्रेजी में लिखा जाता है, एक चाइनीज जो उनकी अपनी भाषा मैंड्रिन है उसमें लिखते हैं, और तीसरी भाषा वो हिंदी लिखते हैं। वो कोई बंगाली, मराठी या कोई और भाषा में नहीं लिखते, क्योंकि उनका अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, चाहे भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर इंडिया को हिंदी से ही
लोग रिलेट कर पाते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हिंदी भाषा को में भी ट्रांसलेट जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराते हैं। और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, अगर आप मैडम टूसाड्स जाएं, चाहे आप यूके में जाएं चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के मैडम टूसाड्स जाएं, वहाँ पे 4 भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन लिखा होता है किसी भी सेलिब्रिटी का। अगर हम बात करें, अगर वो हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का वहाँ पे वैक्स स्टैचू बनाते हैं, शाहरुख खान का आप देखेंगे तो वहाँ वो सिर्फ 4 भाषाओं को ही फोकस रखते हैं। जो अगर आप इंडियन ऑडियंस को देखें तो वहाँ हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, और जो 4 भाषाओं की मैं बात कर रही हूँ वो इंग्लिश में लिखते हैं, वहाँ पे स्पेनिश में लिखते हैं, मैंडरिन में लिखते हैं, या फिर हिंदी में लिखते हैं। यही 4 भाषाएं हैं जो वो सोचते हैं कि अगर हम हिंदुस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो वो हिंदी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ये मेरा नजरिया है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना इतना ज्यादा जरूरी है। बिना राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले ही, राजभाषा के दर्जा मिलते ही, और अगर आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो अपना भाषण सिर्फ हिंदी में देते हैं। वो नहीं सोचते कि अगर वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस वो है। उस काम के लिए इंटरप्रेटेटर्स हैं जो उनकी बात को उतनी ही सरलता से अंग्रेजी में उनके टारगेट ऑडियंस को बता देंगे, लेकिन वो अपनी भाषा को, मातृभाषा को उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, ये बात जाननी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और एक हिंदी भाषी और हिंदी प्रेमी होने के नाते मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो मैं नहीं समझती कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मिलने का दर्जा उतना जरूरी है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये जो हमने एक माइलस्टोन हासिल किया है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे हिंदी को हिंदुस्तान से रिलेट किया जाता है, और दूसरे भाषा के लोग भी हिंदी हिंदुस्तानी को वो करने के लिए, उनसे रिलेट करने के लिए हिंदी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं, या हिंदी को समझने की या सीखने की कोशिश करते हैं। वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी स्वाति, और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि हाँ, हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन हमेशा हमेशा जो है वो हिंदुस्तानी यानी हिंदी में किया जाता है। ओके, थैंक यू विवेक। हमारे एक और श्रोता है जो आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हिंदी से आपका क्या मतलब है। एक हिंदी हमें स्कूल की किताब में पढ़ने को मिलती है, एक हिंदी अखबारों में मिलती है, एक हिंदी सिनेमा में इस्तेमाल होती है। उनका सवाल ये है कि तत्सम शब्दों वाली हिंदी का भविष्य है, या हिंदुस्तानी भाषा का जो उर्दू, अवधी व अन्य विदेशी शब्दों को आत्मसात करने के लिए तैयार है। नहीं, जी जी, मुझे सवाल समझ में आया और बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखें तो जो भाषा हम बोलते हैं, जैसे मैं अगर आज की हिंदी की बात कर रहा हूँ तो यह हिंदी कोई तत्सम से जुड़ी हिंदी नहीं है, स्पोकन हिंदी है, जिसमें बल्कि हिंदी ना कह के हिंदुस्तानी कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें पुर्तगाली के शब्द, अरब के शब्द, अरेबिक शब्द और उर्दू के शब्द सभी जुड़े हुए हैं। तो आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है जैसे बाल्टी का, अखबार का, ये सब हिंदी के शब्द नहीं है। हिंद अखबार खुद अरेबिक शब्द है, लेकिन हम लोग रोज सुबह बोलते हैं अखबार आ गया। तो जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वह तत्सम से जुड़ी भाषा नहीं है, वह स्पोकन हिंदी है, जिसे हिंदुस्तानी भाषा या जबान कहा जाता है। अब बात आती है तत्सम से जुड़े शब्दों से बनी हिंदी की। तो आप देखें, इस हिंदी का प्रयोग कहीं ना कहीं साहित्यिक रूप में ही देखा जाता है आज के समय में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक भाषाविद से बात हो रही थी इस विषय पे, तो उन्होंने मुझे यह बताया कि अ, अगर मैं कोई बात साहित्यिक हिंदी में कहूँ तो शायद उसे समझना कठिन हो जाए, और वही बात मैं अगर नॉर्मल हिंदी में कहूँ, स्पोकन हिंदी में कहूँ, तो वह क्योंकि आम जन की भाषा है तो उसके शब्द आराम से समझ में आते हैं। जैसे खिड़की को आप खिड़की कहें, या जैसे झरोखा एक बहुत सुंदर सा शब्द है, तो क्योंकि हम इसे आमतौर पे बोलते हैं तो अगर मैं झरोखा शब्द का प्रयोग करूंगा तो लोगों को समझ में आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार की हिंदी के डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वह तत्सम से जुड़ी हिंदी का नहीं है। तत्सम से जुड़ी हिंदी वो साहित्यिक रूप में हमें दिखाई देती है, जो निराला लिखते हैं, जो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, जो हमारे छायावादी कवि या प्रगतिवादी या प्रयोगवादी ने कम किया है। पर जो द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप
उसके बाद आने वाले नई कविता के युग के दौरान जो हिंदी देखते हैं वह हिंदी थोड़ा बहुत तत्सम से जुड़ी हुई है और वह साहित्यिक रूप हमें दिखाई देता है। और जो हिंदी हम बोलते हैं वह स्पोकन हिंदी है, वह हिंदी नहीं, वह हिंदुस्तानी है। परंतु एक भाषाविद होने के हिसाब से, एक हिंदी प्रेमी होने के हिसाब से आपको दोनों तरह की जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से बात करना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेरे लेख देखें तो बहुत सारे ऐसे लेख हैं जिसमें मैंने साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, लेकिन आज मैं बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा था ताकि मुझे नहीं पता है कि मेरी ऑडियंस क्या वह प्रतियोगी जो हिंदी में प्रतियोगिता दे रहे हैं उनसे जुड़ी हुई है, या हिंदी शोधार्थियों से जुड़ी है, या हिंदी विद्यार्थियों से जुड़ी है, या हिंदी प्रेमियों से जुड़ी है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि साहित्यिक हिंदी तत्सम से जुड़ी हिंदी है, वह साहित्य में है, और जो हिंदी हम बात कर रहे हैं वह हिंदुस्तानी भाषा के डिजिटलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी स्वाति। क्या आप सहमत हैं कि पंडित्यापूर्ण हिंदी का आग्रह करने वाले लोग हिंदी का विस्तार को संकुचित कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है यह भी, कि अगर आप देखें इस सवाल को लेकर के मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। वह उदाहरण ये है कि मैं एक बार अपने मित्र से बात कर रहा था और मैंने उसे एक कविता सुनाई कि मैं तुमको यार करता हूँ, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छी कविता है। परंतु जब मैंने उसे एक और कविता सुनाई जिसमें प्रॉपर हिंदी का प्रयोग हुआ था, वह कविता थी कि सखी नेह को देह में गेह मिला तो स्नेह की बात विदेह भई, नहीं रैन को सोवत रैन को जागत चैन की आखन रैन भई। अब आप देखें इसमें छंद का प्रयोग करके, यह मेरे द्वारा लिखा गया काव्य है, तो अगर मैं इस काव्य को लेकर के अपने ऑडियंस के पास जाता हूं तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे। तो एज अ भाषाविद या एज अ लेखक मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं इस बारे में ज्यादा न सोचूं कि मुझे हिंदी के कठिन शब्द चुनने हैं या हिंदी के सरल शब्द चुनने हैं। मैंने एक बीच का तरीका निकाला है। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं कि ये संकुचित किया भी जा रहा है या नहीं भी किया जा रहा। मैंने इसका एक बीच का तरीका निकाला है। वह बीच का तरीका यह है कि मुझे अपनी बात कहनी भी है, लोगों तक पहुंचना भी है, और हिंदी का साहित्यिक रूप रखना भी है, उसे संकुचित नहीं करना है। तो मैं क्या कहता हूं कि मैं जैसे कि भूषण के बारे में अगर मैं बात करूं, एक रीतिकाल के कवि हैं भूषण, तो मैंने उन्हें कहा कि भूषण को भूषण की उपाधि दी गई थी। भूषण उनका नाम नहीं है, भूषण उन्हें उपाधि के रूप में विभूषित किया गया था। तो अब आप देखें इस सेंटेंस को, भले आपने एक एक वर्ड ना समझा हो, पर आपको एक आइडिया लग गया कि भूषण को एक भूषण उपाधि दी गई। आपको विभूषित शब्द का अर्थ नहीं पता है। तो ये एक बीच की ट्रिक है कि अगर मैं कोई बात कहता हूं तो मैं उसमें दो चार हिंदी के साहित्यिक शब्द डाल देता हूं ताकि हिंदी भी समर्थ बनी रहे, हिंदी भी लोगों तक पहुंचे उन शब्दों के साथ जो इसके खूबसूरत शब्द हैं, और लोगों को बात भी समझ में आ जाए। तो ये एक बीच का तरीका है, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और नहीं भी सहमत हूं। हमारे एक और श्रोता हैं जिनका अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मशीन लर्निंग की आपने बात करी, तो एक बार बताएंगे कि संतोष एक आम खाता है को मशीन लर्निंग जैसे ट्रांसलेट करती है, जैसे वो समझ रही है, तो ऐसी जो जो ट्रांसलेशन में जो गलतियां हो रही हैं उसको हम कैसे उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं? जी स्वाति, तो इसके बारे में मैं आपको लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो लैंग्वेज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जैसे कि एपेन हो गई या लायन ब्रिज हो गई। अब ये कंपनियां करती क्या हैं, ये यंत्र अधिगम अर्थात मशीन लर्निंग का प्रयोग करके एक तकनीक है, एक एल्गोरिदम है जिसे हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो एल्गोरिदम क्या करता है, वो एल्गोरिदम किसी भी भाषा के भावार्थ को समझता है, अभिधा के अर्थ को नहीं समझता। अर्थात वह संतोष आम खाता अगर मैं बोल रहा हूं तो वह आम खाता एक एक शब्द करके नहीं समझेगा, बल्कि एक पूरे वाक्य के रूप में समझेगा। अब ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये सब कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। बस एल्गोरिदम का ये काम होता है कि उसके भाव को समझे और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करे। तो इस माध्यम का प्रयोग करते हुए जब मशीन यह सीखने लगती है कि किस तरह के शब्दों का, किस तरह के वाक्य का किस तरह का अर्थ निकाला जाता है, तो एक टीम बैठाई जाती है। टीम मतलब जैसे कि मैं हिंदी का जानकार हूं, मैं बैठूंगा टीम में,
जो लोग हिंदी से जुड़े हैं वे बैठेंगे टीम में, और पूरे जितने भी वाक्य हैं, जैसे मान लीजिए 100 वाक्य लिए गए, उन 100 वाक्य पे यही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिदम चलाया जाएगा, जिसमें से 100 लोगों को, मान लीजिए 100 वाक्य हैं, 100 लोग हैं जो चेक करने वाले हैं, उनको 60-40 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 60 लोग जो हैं वो मशीन को बताएंगे कि इस तरह के वाक्य का अर्थ ये लेना चाहिए, इस तरह के वाक्य का अर्थ ये लेना चाहिए, और जो बाकी 40% लोग हैं वो उसे चेक करेंगे कि हाँ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जब मशीन को ये बताया जाता है कि इस तरह का वाक्य और इस तरह का इंटरप्रिटेशन करना, इस तरह की बात समझनी, इस तरह के वाक्य को संदर्भ को लेके आना है, तो मशीन खुद इंटरप्रेट करने लगती है कि किस तरह के वाक्य का क्या अर्थ होगा। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि फेसबुक देखिए, फेसबुक ने इसी का प्रयोग किया हुआ है, इसी एल्गोरिदम का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से यह फायदा हुआ कि अगर कोई फेसबुक को यूज कर रहा है या सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, वो किस तरह के कीवर्ड सर्च कर रहा है, क्या वह एक ऐसा पोस्ट डाल रहा है जो कम्युनिटी को, समझ लीजिए एक अशुद्ध सांप्रदायिकता को क्या फैला रहा है वो, अगर हाँ, तो फेसबुक को मशीन के जरिए ही ये पता है कि इस पोस्ट को मुझे बढ़ने नहीं देना है, साझा करने नहीं देना है। तो यह जो हमें एक उपलब्धि हासिल हुई है वह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या मशीन लर्निंग या यंत्र अधिगम के माध्यम से ही हासिल हुई है। जी स्वाति। धन्यवाद विवेक। हमारे पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ। क्या मशीन लर्निंग और एआई के आने से ह्यूमन जॉब, यानी जो कि हम आम लोग काम करते हैं, उसको कोई खतरा है? ये तो बहुत ही सामान्य तरीके से निकलने वाला सवाल है, या इसमें गूढ़ता में फंसने वाला सवाल है। अब आप देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, हिंदी के ही प्रति नहीं, लोगों की आम राय होती है कि कंप्यूटर्स के आने से लोगों की नौकरी कम हो गई, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने से लोगों की जॉब्स कम हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण है वह भाषा के स्तर पे हो या किसी अन्य स्तर पे हो, तो डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, अपितु प्रौद्योगिकी के अन्वेषण के बारे में है, एक्सप्लोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में है, कि हम उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस तरह का अन्वेषण कर सकते हैं। तो उस अन्वेषण की वजह से आपने देखा होगा कि रोजगार में मैंने कितने सारे उदाहरण आपको दिए कि किस तरह के रोजगार रोजगार सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे सामने आए। तो अगर हम इसे सिर्फ इस रूप में देखें कि रोजगार कम हो गई, हाँ 4 रोजगार सरकारी थे वो थोड़ा कम हो गए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रोजगार हमें इस डिजिटल रूपांतरण की वजह से मिले हैं। तो आप देखिए, ये सिक्के का एक पहलू है, अगर आप शिखर से देखेंगे तो आपको एक ही साइड दिखाई देगा, नीचे से देखेंगे तो एक ही साइड दिखाई देगा। हमें इसके वर्टिकल लंब रूप को देखना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि इसके दोनों रूप हैं, और दोनों रूप को समझते हुए हमें इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव उत्थान या भाषा उत्थान के लिए करना चाहिए। जी स्वाति। बहुत ही अच्छा लगा विवेक मुझे आपके साथ जुड़ के। आपने जो अपनी इतनी सारा जो ज्ञान था इतनी सरल भाषा में हम लोगों को बताया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस वेबिनार के लिए। धन्यवाद विवेक, धन्य श्रोताओं। थैंक यू। धन्यवाद स्वाति।